नमस्कार साथियों। हमने अपने पहले एपिसोड में 12 जिले की राजनीति के बारे में बात की थी, किन किन मुद्दों के ऊपर यहाँ राजनीति रहती है, किन मुद्दों के ऊपर लोग वोटिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे 12 जिले की विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। विधानसभा 4 विधानसभा 12 जिले के अंदर आती हैं। इनमें से 2 रिजर्व हैं, 2 ओपन हैं, यानी 2 सामान्य, कोई भी वहाँ चुनाव लड़ सकता है। अंता विधानसभा सामान्य श्रेणी के लिए है, 12 अटरू अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, छबड़ा सामान्य सीट है और किशनगंज अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित है। इन चारों सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और किसकी क्या खासियत है प्रत्याशियों की, और चुनाव प्रचार किन मुद्दों के ऊपर हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुजाउद्दीन जी और वरिष्ठ पत्रकार टीकम सिंह जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि अंता सीट के ऊपर कौन कौन सी पार्टी ने किन किन को टिकट दिया है और उन प्रत्याशियों की क्या खासियत है। दोनों पार्टियों कांग्रेस और से प्रमोद जैन भाया हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं, इसी सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से कमललाल जी मीणा हैं, ये भी पूर्व विधायक रह चुके हैं मनोर थाना से। किन किन मुद्दों के ऊपर चुनावी राजनीति हो रही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस क्षेत्र में। सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। विकास के साथ ही स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा है। कौन सी पार्टी, सर मैं जानना चाहता हूं, कौन सी पार्टी किस तरह के मुद्दे उठा रही है। जैसे आपने बताया कि स्थानीय बाहरी, इन दोनों प्रत्याशियों में से कौन स्थानीय है कौन बाहरी है। भाई स्थानीय तो प्रमोद जैन भाया स्थानीय है, और बाहर बीजेपी का जो उम्मीदवार है कमललाल जी मीणा, वो बाहरी है। लेकिन कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार को बनाती है तो वो जीत का एंगल देखती है, वो उसका विषय है बाहरी। और दूसरा मुद्दा जो आपने बताया था कि विकास के नाम पर भी वोट मांगे जा रहे हैं, तो विकास के नाम पर कौन वोट मांग रहा है यहाँ पे। विकास के नाम पर तो कांग्रेस पार्टी वोट मांग रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो इस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट हुए, जो भी काम हुए, वो इस चीज़ को बुना करके वोट मांगा जा रहा है। यानी मुख्य मुकाबला अंता विधानसभा पर 2 प्रत्याशियों के बीच में है, जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय हैं। बीजेपी जो है वो विभिन्न राम मंदिर और धारा 370 जैसी इन चीज़ों को मुद्दा बना के वोट मांग रहे हैं, जबकि प्रमोद जैन भाया जो है वो क्षेत्र के विकास के लिए जो उन्होंने 5 साल में काम किए हैं उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक मुद्दा भी या कोई जातीय मुद्दा भी है। हमने सुना है, जैसे फील्ड में हमें पता लगा था कि प्रमोद जैन भाया ने भी यहाँ काफी सारे धार्मिक काम करे हैं, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, कुछ नए मंदिर भी यहाँ पर बनवाए हैं। प्रमोद जैन भाया की जो इमेज है वो धार्मिक कार्य शैली की है और सामाजिक समाज में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और धार्मिक कार्य ज्यादा करते हैं। जैसा कि बड़ा के बालाजी का जीर्णोद्धार किया, आज वो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और ये जैन मंदिर उन्होंने बनवाया अभी अभी जिसका उद्धार जीर्णोद्धार चल रहा है। तो धार्मिक कार्य 12 जिले में, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे राजस्थान में प्रमोद जैन भाया जैसा धार्मिक कार्य करने वाला नेता नहीं है। और जब हम दूसरों की बात करें तो जो दूसरे लोग हैं, कोई ऐसा नेता नहीं नजर आता है जो धार्मिक कार्य करे। यानी कहते तो हैं, धार्मिक बनते हैं, लेकिन काम उस तरह के करते नहीं है। और प्रमोद जैन भाया साहब जो हैं सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं। और महावीर स्वामी जो हैं, भगवान महावीर, उनके बताए हुए शिक्षाओं पर चलते हैं। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान कुछ नेताओं के द्वारा धमकी भरी जो आपत्तिजनक बयानबाजी भी सुनने को मिली थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा तो ये कहना है कि इस तरह के जो मंचों पर आपराधिक जो बयानबाजी करते हैं आपराधिक लोग, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए और जनता को उनको रोकना चाहिए। और समाज सेवी सेवाभावी लोग जो हैं और मिलनसार जो लोग हैं, आपस में जो मिलते जुलते लोग हैं, जो नेता हैं, उनको राजनीति में जाना चाहिए। और उनको जनता को भी ये सोचना चाहिए किस नेता ने इस तरह का बयान दिया है, क्या उनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे अंता पे जो कंवरलाल जी मीणा है, वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मनोर थाना से रहा है। वो कई बार जेल भी गए हैं, सजा याफ्ता भी हैं और मुलजिम हैं। तो उनका तो रिकॉर्ड ऐसा ही है। और वो एक छवि जो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी, एक आपराधिक छवि, दबंग व्यक्ति की, दबंग व्यक्ति जो है, दबंग से यानी डॉन बन गए कोई आदमी किसी के वोट नहीं ले सकता है। वोटों पे इस तरह का नहीं हो सकता।
दूसरी सीट 12-8 आती है, जिसमें भी मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कौन कौन प्रत्याशी हैं सर उसमें? उसमें कांग्रेस से तो वर्तमान विधायक पानाचंद मेघवाल हैं, बीजेपी से राधेश्याम बेरवा हैं, जो ये नया चेहरा है बीजेपी की तरफ से। वहाँ मुख्य जो चुनावी मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोटिंग हो सकती है वो कौन कौन से हैं? व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं, बाहरी का या कोई ऐसा मामला? नहीं, वहाँ यहाँ तो दोनों कैंडिडेट जो है स्थानीय लोग, तो बाहरी का और स्थानीय का तो यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अब यहाँ जो भी मुद्दा है वो विकास का ही है और कैंडिडेट की प्रतिभा का है। पान पानाचंद मेघवाल जो है यहाँ 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार का लोगों ने क्षेत्र की जनता ने उनका कार्यकाल देखा है, कैसा है जो भी है इस पर तो। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार है राधेश्याम जी, वो नया चेहरा है, नया कैंडिडेट है, तो उनको मौका। पानाचंद जी के बारे में एक बात और भी यहाँ दर्शक लोगों ने बताई है हमें कि वो सर्वसुलभ रहते हैं। वो हमेशा यहाँ लोगों में टाइम देते हैं और लोगों के जो अकेले केवल बाराटरू की नहीं, अन्य इलाकों की भी, अन्य कॉन्स्टिट्यूंसियों के भी लोग उनसे अपने कामों के लिए मिलते हैं। सीधा जुड़ाव उनसे है जनता का, और जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और वो डायरेक्ट उनके काम करते हैं। तुरंत कोई समस्या लेके जाता है कोई व्यक्ति पानाचंद जी के पास, तो वो तुरंत संबंधित व्यक्ति को फोन लगा देते हैं, अधिकारी हो कर्मचारी कोई हो उसको, तो समस्या का समाधान वो तुरंत करते हैं। इसलिए सरल सुलभ है और आसान है जनता बीजेपी के के जो प्रत्याशी हैं उनका कोई पहले का राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है या वो बिल्कुल नए हैं? लिए। वो एकदम नए हैं और राजनीति में एकदम नए हैं पूरे। तो उनको जातिगत अनुभव समीकरण देख के यहाँ टिकट उनको दिया गया है। नहीं, जातिगत समीकरण से तो पिछली बार भी दिया था टिकट बाबूलाल बैरवा को। वो मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में पहले भाजपा की में, और वो हारे हैं। तो जातिगत फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा, पानाचंद जी का जो व्यवहार है वो काम करेगा। तीसरी सीट जो है किशनगंज है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और टीकम जी उसी क्षेत्र से आते हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं सर वहाँ पे और किस तरह का वहाँ चुनावी माहौल है? अभी भाजपा से ललित जी मीणा हैं, जो भाजपा से हैं, और उनका व्यवहार जो है वो, सर्वसुलभ, वो भी व्यवहार कुशल व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, व्यवहार कौशल माने जाते हैं। लेकिन उनके पिताजी जो है, पिताजी की वजह से वो डाउन जाते हैं। पिछली बार भी इस तरह से हुआ था। अगर वो अनर्गल भाषा का प्रयोग नहीं करें और एक वही जैसे दबंगताई की भाषा, उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो डाउन जाते हैं उनमें। और जो दूसरी कैंडिडेट है जिसके पिताजी 4 बार एमएलए रहे हैं और वो खुद 2 बार एमएलए रही हैं, निर्मला सहरिया, और अभी तीसरी बार लड़ रही हैं, तो वो एकदम इजी में उनसे हम मुलाकात कर सकते हैं। कोई बिचौलिया नहीं होता है, और वो उससे इतनी मिलनसार, इतनी सरल सहज है, जो कोई भी उनसे कुछ भी कह देता है तो बुरा नहीं मानती है। एक एक आदिवासी महिला, इसी काफी जो है रिमोट का एरिया है किशनगंज, जब हमने विजिट किया, एक आदिवासी महिला के यहाँ जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है? वहाँ पे जातिगत जो उनके वोट हैं, शहरिया जाति जनजाति जो है, उनकी जनजाति है आदिवासी की, वो 80,000 के लगभग वहाँ पे वोटर हैं। और दूसरा जो कैंडिडेट है उनके 8,000 वोट हैं, 8 से 10,000 के लगभग। तो जातिगत फैक्टर भी काम करता है। जहाँ पे एक समाज इकट्ठा होता है, समाज किसी को लड़ाता है चुनाव, तो वहाँ चुनाव वो निर्मला जी को या उस परिवार को समाज लड़ाता है, न कि पार्टी। तो वहाँ पे वो फैक्टर भी काम करता है। आप इस क्षेत्र के सारे क्षेत्र को आप जानते हैं, किशनगंज के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? देखो, किशनगंज क्षेत्र में वैसे तो चुनाव कांग्रेस बीजेपी में ही होता आया है, लेकिन यहाँ निर्दलियों ने भी अपना दमखम दिखाया और जीत कर आए हैं। और पार्टियों से हट करके यहाँ 2 परिवारों में ही चुनाव होता आया है। एक परिवार है कांग्रेस का हीरालाल जी सेरिया का, दूसरा परिवार है पूर्व विधायक हेमराज जी मीणा का। इन दोनों परिवारों में ही पिछले 30 सालों में राजनीति घूमती आई है, और इन दोनों परिवारों का ही विधायक चुनता आया, चाहे वो निर्दलीय से आए या अपनी अपनी पार्टियों से जीत कर आए। बिल्कुल। किशनगंज जो सीट है उसमें पिछले 30-35 सालों से 2 परिवारों की राजनीति रही है। एक परिवार मीणा जाति से बिलोंग करता है, दूसरा परिवार सहरिया जाति से बिलोंग करता है। और टीकम जी का कहना है कि यहाँ सहरिया लगभग 80,000 वोट हैं, जबकि मीणा 10,000 वोट हैं। तीसरी सीट है सर छबड़ा। छबड़ा जो है काफी, अब की बार इलेक्शन दूसरी तरीके का हो रखा है। वहाँ काफी सारे दोनों ही पार्टियों से इंडिपेंडेंट भी खड़े हो रखे हैं, यानी बागी प्रत्याशी भी 2-2 3-3 मौजूद है। किन के बीच आप मुकाबला देखते हो? वहाँ की स्थिति अभी बड़ी विचित्र सी हो रही है।
सही कैलकुलेशन लगाना सभी राजनीतिज्ञों का, सभी गणितज्ञों का बस का बाहर हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, बागी बागी उम्मीदवार हैं, वो भी दबंग हैं, जिनकी समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर पैठ है। अब 2 दिन चुनाव में रह गए, कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा उसके बाद ही ये वहाँ का सटीक आकलन निकल पाएगा। इस क्षेत्र में जो कांग्रेस की मजबूती है वो एसटी एससी वोटर रहा है, गरीब तबके का वोटर रहा है, और वहीं दोनों जो छबड़ा क्षेत्र के अंदर है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कर्ण सिंह राठौर हैं। उधर से जो मीणा जाति के वहां से टिकट मांग रहे थे नरेश मीणा, उन्होंने भी वहां पर्चा भर रखा है, वो नुकसान पहुंचाएंगे सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज नेता है प्रताप सिंह सिंघवी, वो भी अब की बार मुकाबले में फंसते आए हैं, हालांकि कई बार विधायक रहे हैं। बीजेपी की को जो सामान्य वोटर माना जाता है उसमें सबसे ज्यादा धाकड़ कम्युनिटी से वोटर माना जाता है, ब्राह्मण से माना जाता है। और जो है 2 कैंडिडेट इसमें उपेंद्र शर्मा और प्रियंका धाकड़ जो है, प्रियंका नागर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इस नजरिए से? पहले भी एक नागर समाज के वहां पे चुनाव लड़े हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद देवकी नंदन नागर या कुछ ऐसे थे, तो तब प्रताप सिंह सिंघवी चुनाव हारे हैं। यदि धाकड़ कोई लड़ रहा है कर्ण सिंह राठौर से भी हारे 2008 में। हाँ, उनसे भी करण सिंह राठौर और जो नागर समाज के जो लोग थे, वो नेता थे, उनसे चुनाव हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रताप सिंह सिंघवी जीत ही जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी बार भी जो धाकड़ समाज से कोई लेडी, वो आपने बताया प्रियंका जो है, वो लड़ रही है, तो जीत करण ये इनकी सिंघवी की आसान नहीं है, अभी टक्कर है। 2 प्रत्याशी जो है बागी बीजेपी से वहां टक्कर दे रहे हैं, एक के बागी प्रत्याशी कांग्रेस से भी वहां पर है। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है जिसमें हमने 12 जिले की चारों विधानसभाओं के प्रत्याशी, उनकी कमजोरियां और उनकी मजबूती के बारे में बात की है। अभी 2 दिन बचे हुए हैं चुनाव के। हमारी तो आपसे यही अपील है कि अच्छे आदमियों को वोट दें, उन आदमियों को वोट दें जो सरल सुलभ हों, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो आपकी भलाई के लिए काम कर सकें, जो गरीब के लिए काम कर सकें। सरकार की योजनाओं का फायदा नीचे तक आ सके, एक आम आदमी तक आ सके। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप वोट करें और उन प्रत्याशियों को वोट करें जो प्रत्याशी आपके लिए काम करते हैं। आप भी कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि जो भी विधायक बने या चुने, पब्लिक सोच समझ के चुने, अपना वोट खराब ना करें, जो पब्लिक के काम हर समय आ जाए ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजें। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र जो है बड़ी मुश्किल से मिला है हमें भारत में, तो इसका उपयोग करें, मत का दान नहीं करें और मत का प्रयोग करें, क्योंकि दान करने से अपना कुछ नहीं रहता, दान दे दिया, लेकिन प्रयोग करेंगे तो एक नया एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है और नई चीज क्रिएट होती है। टीकम जी का कहना है मतदान ना करें, मत का प्रयोग करें, अच्छे प्रत्याशी को चुने, आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को ना चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपके काम आए, जो आपकी मदद करें, जो सरल सुलभ हो। नमस्कार साथियों।